दोस्तों, हम अपने जीवन में एकाएक काम करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने आप को उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। जिन ऊंचाइयों तक जाने का और सपना पूरा करने का एक हमारे अंदर उत्साह होता है, वो बहुत ही भारी होता है। हम अपने आप को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, इतना ऊंचे ले जाना चाहते हैं, वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे हमारे धंधे और बिजनेस का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम बहुत ही आगे निकलना चाहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं और तमाम सारे अपने सपनों को, ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि माता-पिता ने, जो माँ-बाप ने आपके सपने देखे होंगे, उन सपनों पर काम करना चाहते हैं। एक समय होता है जब छोटे होते हैं हम, तो हमारे माता-पिता हमसे उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, और हम उनको आश्वासन दिलाते हैं, भरोसा भी दिलाते हैं कि हम ये बन कर के दिखाएँगे। लेकिन उस समय एक छोटा-सा शब्द होता है जब कह दिया जाता है कि हम करके दिखा सकते हैं, करके दिखाएँगे। लेकिन जब हम उस तैयारी को करते हैं, जब उस समय हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही संघर्षशील है और हम तमाम सारी मेहनतों में अपने आप को असफल पाने लगते हैं। जब अपने आप को असफल पाने लगते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारे सपने पूरे होने में परेशानी होगी या हम अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। लेकिन इन्हीं हालातों में कोई ऐसा निकल जाता है कि अपने सपनों को पूरा कर लेता है। कोई ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के अंदर वो जज़्बा होता है, वो ताकत होती है। अगर एक दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कहीं न कहीं हम कोई न कोई लापरवाही या कोई न कोई ऐसी संगति में फँस जाते हैं, ऐसी संगति का शिकार हो जाते हैं, जहाँ से हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। तमाम सारे लोग संगति की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और अपनी मंजिल को नहीं पा पाते हैं। लेकिन जो धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ अपने मंजिल को पाने के लिए अपने रास्ते से भटकता नहीं है और उसे अपने माँ-बाप के को दिए गए वचन, किया गया वादा अगर हर वक़्त उसकी आँखों के सामने छाया रहता है, तो वो व्यक्ति ज़रूर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर लक्ष्य आपका तय है, तो आपको लक्ष्य के आस-पास 24 घंटा 24 आवर्स अपने लक्ष्य के आस-पास घूमना है। अगर ये आपने 1 साल तक भी कर लिया, तो वो चाहे जो भी आपका मिशन हो, आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन अगर आप भटक गए, आपने उस मिशन तक पहुँचने के लिए कहीं मेहनत अधूरी छोड़ दी और कहीं आप आगे नहीं जा पाए, तो फिर आपका जो जीवन के सपने हैं, वो असफल हो जाएँगे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएँगे। तो आपके लिए एक चुनौती बन के रह जाएगी और आपने अगर अपनी चुनौती को नहीं समझा, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, लोगों में आपकी छाप खराब होगी, माता-पिता का दिया गया वादा, दिए गए वचन से आप वंचित हो जाएँगे। तो इस प्रकार से एक कहानी है कि अगर आप बहुत ही असमंजस में पड़ गए हैं, आप बहुत ही असफलता की नज़र से पीछे हो गए हैं, आप असफलता का शिकार हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मेरे बस की नहीं है, आगे चीज़ें मैं सँभाल नहीं सकता। तो एक कहानी है, ये कहानी है सरिता सावन की। सरिता सावन जो होती हैं, वो एक घरेलू काम-काज में व्यतीत करती हैं, अपने जीवन यापन को करती हैं और उनका पति जो होता है वो पुलिस में होता है, सिपाही की भर्ती में सिपाही हो जाता है। वो सिपाही होते हैं और ये घर पे रहती हैं, अच्छा खासा प्यार होता है, बहुत अपने पति की इज़्ज़त करती है। वो पत्नी इसलिए इज़्ज़त नहीं करती है अपने पति की, सरिता सावन, कि उसका पति पुलिस में है, पर उस अपने पति के इज़्ज़त के लिए और सम्मान के लिए दुनिया से लड़ सकती थी वो। वो इतना प्यार करती थी कि उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती थी। वो अपने पति को, पति सिपाही में था, फौज में था, पुलिस में था, लेकिन पति सिर्फ सिपाही था, वो यह नहीं मानती थी। वो अपने पति को एक राजा की तरह सेवा करती थी और राजा मानती थी उसे। वो उसका पति जो राजा होता है, वो एक दिन जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो कार्यक्रम चल रहा होता है, उस कार्यक्रम में जाती है और तमाम सारे लोग जो पुलिस सिपाही जो होते हैं, वो सभी लोग परेड कर रहे होते हैं और परेड में सरिता सावन भी गई थी परेड देखने के लिए और सरिता सावन दूर से देख रही होती हैं कि परेड चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी लोग परेड कर रहे थे। लेफ्ट राइट की आवाज़ें पूरे ग्राउंड में चहल-पहल के साथ गूंज रही होती हैं और तभी एक चमचमाती हुई ब्लैक कार आकर के उस ग्राउंड में रुकती है। जैसे ही वो ग्राउंड में गाड़ी रुकती है,
उस ग्राउंड से एक व्यक्ति निकलते हैं जो सूट बूट में और बहुत ही बेहतरीन हैंडसम स्मार्ट लग रहे होते हैं, और सभी लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं और सभी लोग सर झुका करके सल्यूट मारते हैं। इस बात को जब उस सरिता सावन ने देखा कि उसका पति किसी को सल्यूट मार रहा है, और उसकी नज़र में, उसके दिल में, उसके मन में जो जगह पैदा हुई वो ये पैदा हुई कि मेरा पति एक राजा है और राजा किसी प्रजा को सल्यूट नहीं मार सकता, मेरे पति से बड़ा कोई पति नहीं है, और मेरा पति आज किसी को सल्यूट मार रहा है। वो बस उसी वक्त वहाँ से चली जाती है, और जब वापस आती है तो बहुत ही रोती है और कहती है कि ऐसा क्या है उस सूट बूट वाले व्यक्ति में जिस व्यक्ति को देख करके हमारे राजा साहब ने, हमारे साहब ने उस व्यक्ति को सल्यूट मारा। मुझे ये नागवार गुजरता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकती। हमारे पति को नहीं सलाम मारा उसने, और उसने जो पति ने हमारे सलाम मारी, उस पति ने हमारी जो उसको सल्यूट मारा, उसने एक तरफ हमारे पति की तरफ पलट कर देखा भी नहीं और उसने सल्यूट मारा भी नहीं। हमारे पति की यह बेइज्जती जो हुई है वो एक राजा की बेइज्जती हुई है, और वह मेरा राजा है, मैं उसे हारने नहीं दूंगी, मैं उसे अब किसी और के आगे सल्यूट नहीं मारने दूंगी। सरिता सावन ने उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति गया था, उसके बारे में जब उसका पति वापस आता है और रोता हुआ पाता है तो सरिता सावन से पूछता है कि आखिर क्यों तुम रो रही हो, तुम्हारे ऊपर क्या समस्या है, तुमको क्या दिक्कत हो गई है। तो सरिता सावन कहती है कि जो व्यक्ति आज आया था हाल में ग्राउंड में, उस व्यक्ति का आपसे क्या रिश्ता है और वो व्यक्ति कौन था। सरिता सावन से वो व्यक्ति बताते हैं जो पुलिस में होते हैं, वो कहते हैं कि वो हमारे डीएम साहब थे। डीएम साहब को सल्यूट मारना पड़ता है, डीएम साहब बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं और पूरे जिले के अधिकारी हैं, उनको हमें सल्यूट मारना पड़ता है। वो सल्यूट मारे ना मारे, हमारी तरफ देखें ना देखें, जैसे हम पानी में कूदते हैं तो पानी में तमाम सारी लहरें पैदा होती हैं और पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा तेज़ी से कूदते हैं तो हमें फर्क पड़ता है। इसलिए उसी प्रकार से वो है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, पर हमें पड़ता है। हम उन्हें सल्यूट मारेंगे, वो देखें या ना देखें। इस प्रकार से जब सरिता सावन को बताता है तो सरिता सावन कहती हैं कि क्या तुम ऐसे नहीं बन सकते। तो वो कहता है कि अगर हम ऐसा बनने की कोशिश करेंगे तो हम फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई अगर हमको करनी पड़ी तो हम फिर नौकरी नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे तो खर्चे नहीं चल पाएंगे, खर्चे नहीं चल पाएंगे तो हम अपने जीवन में असफल हो जाएंगे और अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। सरिता सावन कहती हैं कि कोई बात नहीं साहब, आप राजा हैं, आपको राजा की तरह से जीना है, मैं आपको प्रजा की तरह से जीते हुए नहीं देख सकती, और इसके बावजूद आपका जो अपमान हुआ है मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। मैं इस तरह से आपको सल्यूट मारते हुए अपमान भरे नज़रों से नहीं देखा जा सकता, मैं इस तरह से आपको नहीं देख सकती। सरिता सावन ने कहा कि तुम पढ़ाई करोगे और मैं जो भी आज तक सेविंग की हूँ उससे मैं अपना खर्चा चलाऊंगी, और जब ये सेविंग खत्म हो जाएगी तो मैं अपने आसपास जो भी छोटे मोटे काम चल रहे होंगे उन काम को करके मैं आपके जीवन में सारी हद तक जाऊंगी, सारी हद तक जो लड़ाई है वो लड़ूंगी। मैं आपको इस तरह से नहीं छोड़ सकती, आपको मेरी बात माननी होगी, आपको करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। एक पत्नी जिस तरह से उस व्यक्ति को, उस सिपाही को समझाया था, आज सिपाही के अंदर सिपाही वाली ताकत आ चुकी थी और उसने आईएएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और आईएएस की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने जब देखा कि घर की आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही है तो उसकी पत्नी सरिता सावन ने अपने पति के लिए मजदूरी करने का काम करती है। शहर के किनारे थी इसलिए शहर के अंदर जाती है और घरों में झाड़ू पोछा करने तक का काम करने लगती है, और अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए उसने तमाम सारे संघर्ष किए थे। और एक पति देख रहा था कि मेरे संघर्ष के लिए, मेरे राजा बनने के लिए मेरी पत्नी ने
किस तरह से घरों में काम कर रही है, किस तरह से लोगों की चार बातें सुन रही हैं, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने बहुत ही मेहनत करके सिर्फ 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर उसने आईएएस पर रैंक हासिल कर ली और आईएएस बन गया। वो व्यक्ति एक जिले का अधिकारी हो जाता है, एक व्यक्ति डीएम हो जाता है, क्योंकि उसने एक चीज देखी थी कि उसकी पत्नी जिस तरह से मेहनत कर रही थी, वो अगर मेहनत पत्नी 18 घंटे 24 घंटे में 10 घंटे करती थी, तो उसका पति 18 घंटे मेहनत करने लगा था अपनी पढ़ाई को लेकर के। क्योंकि जब इतनी मेहनत से कोई सहयोग करता है और इतनी शिद्दत से आपको कोई उठाने की कोशिश करता है और तब भी अगर आप गिरने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपसे ज़्यादा कमज़ोर इस दुनिया में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस शिद्दत से उसकी पत्नी उसे उठा करके आसमान तक ले जाना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी, और फिर भी अगर तुम लापरवाही करके भिखारी बने रहना चाहते हो, तो फिर तुमसे ज्यादा कोई कमजोर नहीं है। तो फिर तुम जिस जगह पर रहना चाहते हो उसी जगह पर रहोगे। सरिता सावन ने अपने पति को डीएम बनाया और एक बार फिर से परेड होती है, और एक बार फिर से सरिता सावन और वो जो उनके पति होते हैं, जिनका नाम राघवेंद्र सिंह चौहान होता है, वो राघवेंद्र सिंह चौहान एक जिले के कलेक्टर हो जाते हैं। सरिता सावन और जिले के कलेक्टर दोनों लोग एक परेड में जाते हैं, और जैसे ही राघवेंद्र सिंह और सरिता सावन उस गाड़ी से निकलती हैं, उस वक्त सभी लोग राघवेंद्र सिंह आईएएस अधिकारी को सल्यूट मार रहे थे। और जैसे ही सभी लोग सल्यूट मारी थी, सरिता सावन की आंखों में आंसू भरे थे, और राघवेंद्र ने सरिता सावन की ओर देख करके सरिता सावन के आगे आंसुओं की धार बहा दी और कहा कि बहुत बहुत जिंदगी में मैंने पुण्य के काम किए होंगे कि आप जैसी पत्नी मिली। अगर आप मेरे जीवन में ना आई होती तो शायद मैं एक सिपाही का सिपाही रह जाता, मैं इस जिले का राजा नहीं बन पाता, मैं इस जिले का आईएएस अधिकारी नहीं बन पाता। इस प्रकार से कोई शिद्दत से जब कोई पत्नी हो या कोई भी आपका करीबी हो, अगर शिद्दत से आपको उठाने की कोशिश करता है, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी पत्नी हो, जब कोई भी व्यक्ति अगर आपको शिद्दत से उठाने का काम करता है, तो आपको शिद्दत से वहां पर बने रहने की जरूरत होती है, और उस काम में आपको लगनशीलता से काम करना होता है। अगर इस प्रकार से आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, और आप वहां पर सही साबित होते हैं। राजा बनाने में पत्नी का बहुत बहुत रोल होता है। जिस तरह से इसने रोल निभाया था, वाकई में एक रानी बनने के लिए एक किसी को राजा बना दिया था उस पत्नी ने। सरिता सावन को एक बार फिर से सल्यूट करते हैं। और अगर आप हमारी इस कहानी से कुछ सीखे हों, अगर आपके अंदर जरा सी भी आग लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।